हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा इस प्रोग्राम को और वैक्सीनेशन किया भी होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जामिनर की पसंद का टॉपिक है ये। और पीडिया के अंदर, चाइल्ड हेल्थ के अंदर अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसके बारे में, इसके जो कुछ अनछुए पहलू अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहले अपन देखते हैं कुछ टर्म्स। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन। जो टीका लगाने की प्रक्रिया है, टीका बॉडी में इंट्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। और इसके विपरीत जब इम्यूनाइजेशन है, जब आपने टीका लगाया तो टीका लगाने के बाद जो इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, जो इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, इम्यूनिटी मिल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। वैक्सीन आप जानते होंगे, वो एजेंट जो कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। और इम्यूनिटी क्या होता है? जो बीमारी के विरुद्ध हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। टाइप ऑफ वैक्सीन। कौन कौन से टाइप के वैक्सीन जो कि हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वैक्सीन चल रहे हैं, हम उन्हीं वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से टाइप के वैक्सीन है। कुछ और अलग टाइप के, जैसे कोविड के वैक्सीन आए थे डिफरेंट टाइप के, उनको अपन अलग सेशन में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप के जो वैक्सीन थे उनको। तो हम आज अपन सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल है। उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। वो वैक्सीन जो जिसमें उनका जो बीमारी का जो कॉजेटिव एजेंट है वो जीवित होता है, लेकिन इतना निष्क्रिय, इतना दुर्बल कर दिया जाता है कि वो बीमारी उत्पन्न नहीं करता, लेकिन बीमारी के जैसे लक्षण उत्पन्न करता है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। और जब सब क्लिनिकल इन्फेक्शन प्रोड्यूस होगा तो क्या कर हमारी बॉडी क्या करेगी? उसके अगेंस्ट क्या बना लेगी? एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगी। और एंटीबॉडीज डेवलप करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारे इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी। तो वो तो हमारे कौन से हैं? लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है। दूसरे जो होते हैं किल्ड वैक्सीन। इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव एजेंट है, उन पॉजिटिव एजेंट्स को क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसकी क्या होती है? वैक्सीन उससे बनाई जाती है। तो पॉजिटिव एजेंट की जो प्रोटीन है वो क्या करती है? एंटीजन की तरह काम करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। तीसरे जो होती है टॉक्सोइड वैक्सीन होते हैं। टॉक्सोइड में क्या होता है कि टॉक्सिन्स लिए जाते हैं। टॉक्सिन्स जो पॉजिटिव एजेंट है उनके टॉक्सिन्स से वैक्सीन बनाई जाती है, तो वो कौन सी होती है? टॉक्सोइड होती है। और चौथी होती है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाई जाती है, जिसमें जो पॉजिटिव एजेंट है उस पॉजिटिव एजेंट को एज इट नहीं लिया जाता है, न तो लाइव लेते हैं न किड लेते हैं, बल्कि उसकी कुछ प्रोटीन पार्ट होता है, उसकी सब यूनिट्स होती है, वो ली जाती है और उससे बनाई जाती है वैक्सीन। तो ये होती है रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ वैक्सीन। तो ये चार टाइप की हमारी वैक्सीन है जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। अब ये कि इनमें कौन कौन सी जो है, आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी लाइव है, कौन सी किल्ड है, या कौन सी टॉक्साइड्स है, या कोई रिकॉम्बिनेंट है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो याद रखिए जो लाइव कौन कौन सी है, तो लाइव जो हमारे है उसमें बीसीजी है, ओपीवी है, मीजल्स रूबेला है, देन आपकी रोटा वायरस वैक्सीन है और जापानीज इंसेफेलाइटिस है। ये वैक्सीन है हमारे जो शेड्यूल में जो चल रही है। ये सारी की सारी कौन सी है? लाइव एटीन्यूटेड है। जेई है वो दोनों टाइप की आती है, किल्ड और लाइव। लेकिन हमारे जो शेड्यूल में है वो जापानीज इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन लाइव वैक्सीन है, वो चल रही है। देन किल्ड में आपके आईपीवी ना, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जो इसकी फ्रैक्शनल डोज लगती है। देन पीसीवी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। देन पर्टुसिस, और उसके बाद जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो वैक्सीन है वो भी क्या है? किल टाइप ऑफ वैक्सीन है। देन टॉक्सिड्स, जिसमें टॉक्सिन्स थे आपके, जिसमें टिटनस और डिप्थीरिया दोनों की जो वैक्सीन है वो उनके टॉक्सिन से बनाई जाती है। और रिकॉम्बिनेंट का जो एग्जांपल है वो आपके हेपेटाइटिस बी है। तो ये जो वैक्सीन है कौन से टाइप की है, तो याद रखिएगा इनमें से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनमें से। आपको नहीं है कौन सी लाइव नहीं है, या कौन सी किल्ड नहीं है, या कौन सी किल्ड है, इस टाइप से पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन। देन उसके बाद में वैक्सीन जो चल रही है वो कितनी बीमारियों को रोकती है, हमारे शेड्यूल के अंदर है वो हमारी जो ये हमारा यूआईपी है, वो जो 12 किलर डिजीज है, 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, उनके अगेंस्ट चल रहा है हमारा यूआईपी। इस 12 में से जो 11 है, पहले 10 थी, अब 11 है, वो नेशनल लेवल पे चलती है। 11 वैक्सीन है वो नेशनल लेवल पे चलती है। और एक वैक्सीन है जो जापानीज इंसेफेलाइटिस की, इस बीमारी को रोकने के लिए। ये सब नेशनल या रीजनल लेवल पे उन्हीं एंडेमिक एरिया में जिनमें ये प्रिवलेंट है, उन्हीं के अंदर ये चलती है। तो ये सिर्फ जापानीज इंसेफेलाइटिस की है, वो एक वैक्सीन सब नेशनल की है।
शेष जो है 11 है वो कौन सी नेशनली चलती है। इसमें आपकी पेंटावेलेंट की 5, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। याद रखिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये वायरल डिजीज नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज है। देन एमआर की मीजल्स और रूबेला, देन उसके बाद पोलियो, देन उसके बाद जो ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए आपकी बीसीजी सीवियर फॉर्म और ट्यूबरक्लोसिस को रोकती है। देन उसके बाद रोटावायरस, रोटावायरल डायरिया के लिए आरबीवी। देन न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट जो कि पहले सब नेशनल थी, अब इसको नेशनल लेवल पे ले लिया गया। तो ये सारे के सारे जो 11 वैक्सीन है, और यही वो नेशनल लेवल पे जो चलने वाली 11 वैक्सीन है वो हमारे राजस्थान में चलती है। राजस्थान के अंदर 11 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के अगेंस्ट ये प्रोग्राम चलता है, और जापानी इंसेफेलाइटिस सब नेशनल लेवल पे चलते हैं। अगर इसकी रोड मैप की बात करें कि ये प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ वैक्सीनेशन का, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का, तो अगर सबसे पहले बात करें तो 1978 के अंदर ईपीआई शुरू किया गया था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इससे भी पहले स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने के लिए हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता था, और सबसे पहले जो इंडिया से जो बीमारी इरेडिकेट हुई थी वैक्सीनेशन के माध्यम से वो कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स थी। उसकी सफलता को देखते हुए जीओआई ने 1978 के अंदर ईपीआई लागू कर दिया गया, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। उसके बाद इसी प्रोग्राम को 1985 में नाम दिया गया था यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर 6 बीमारियों के अगेंस्ट ये 4 वैक्सीन थे लागू किए गए थे, बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स और इसके अलावा डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस के लिए डीपीटी। इन 6 किलर डिजीज के अगेंस्ट 1985 के अंदर ये 4 वैक्सीन थे वो इंट्रोड्यूस किए गए। 1990 के अंदर विटामिन ए इस प्रोग्राम के साथ में ऐड कर दिया गया, हालांकि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है, विटामिन ए इम्यूनाइजेशन नहीं है, लेकिन मीजल्स के साथ में देना जरूरी होता है, इसलिए विटामिन ए इसको साथ में शामिल किया गया। 1995 के अंदर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया। 1997 के अंदर वीवीएम वैक्सीन वाइल मॉनिटर था, वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, वैक्सीन को मॉनिटर करने के लिए वैक्सीन की जो वैक्सीन वाइल्स है उनकी पोटेंसी को और उनकी इफेक्टिवनेस को उनको देखने के लिए कि ये वैक्सीन सही है या फिर ये वैक्सीन सही नहीं रही। देन उसके बाद 2002 के अंदर हेपेटाइटिस बी कुछ जिलों में लागू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तहत। देन उसके बाद 2009 के अंदर इसने एंटायर कंट्री में, और जिसमें राजस्थान में 2009 में इसको लागू किया गया। 2006 के अंदर जेई का वैक्सीनेशन था वो इंट्रोड्यूस किया। 2010 में मीजल्स की सेकंड डोज लगाई जो कि राजस्थान में 2011 में लागू की गई थी। देन 2013 के अंदर जेई की सेकंड डोज। 2011 से 14 तक फेज्ड मैनर के अंदर पेंटावेलेंट लागू किया गया था, पेंटावेलेंट जिसमें हिप वैक्सीन था वो ऐड किया गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिसमें डीपीटी के 3 वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी, और देन उसके बाद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो 5वां वैक्सीन का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है पेंटावेलेंट में भी। देन उसके बाद 2014 के अंदर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ, इंडिया बिकम पोलियो फ्री हुआ। देन 2016 के अंदर आईपीवी वैक्सीन था वो इंट्रोड्यूस किया गया, और शुरू में जो आईपीवी था, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो कि किल्ड वैक्सीन है, वो आईएम लगता था, 0.5 ml डोज लगती थी, लेकिन उसके बाद में इसको फ्रैक्शनल डोज कर दिया गया है ना, 0.1 ml इसको आईडी लगाना स्टार्ट कर दिया गया था। देन 2016 के अंदर रोटा वायरस वैक्सीन था वो इंट्रोड्यूस किया गया, जबकि राजस्थान में ये मार्च 2017 में लागू किया गया था रोटा वायरस को। देन 2016 के अंदर ही जो पोलियो की वैक्सीन थी ट्राईवैलेंट थी, उस ट्राईवैलेंट ओपीवी को बाईवैलेंट ओपीवी में कन्वर्ट किया गया। 2017 के अंदर एमआर मीजल्स रूबेला मींस रूबेला वैक्सीन था वो मीजल्स के साथ जोड़ा गया, और पीसीवी वैक्सीन न्यू इंट्रोड्यूस किया गया। यही वैक्सीन राजस्थान में अप्रैल 2018 के अंदर पीसीवी शुरू किया गया, और जुलाई 2019 के अंदर एमआर इसमें राजस्थान में ऐड किया गया। देन सितंबर 2019 के अंदर टीटी रिप्लेस टीटी मींस जो टीटी वैक्सीन चल रहा था उस टीटी की जगह सब जगह अब क्या हो गया, टीटी वैक्सीन हो गया, ये सितंबर 2019 में लागू किया गया था। और सबसे लास्ट में 1 जनवरी 2023 को जो एफआईपीवी की 3rd डोज थी वो न्यू इंट्रोड्यूस की गई, पहले 2 डोज लगती थी, अब तीसरी डोज लगनी स्टार्ट हुई। तो ये इसका रोड मैप था यूआईपी का। देन इसकी जो टीकाकरण सारणी हम बात करते हैं कब कब वैक्सीन लगते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म के समय। जन्म के समय 3 टीके लगते हैं, ओपीवी 0 डोज, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। ओपीवी की 0 डोज मींस जन्म के 15 दिन के भीतर लगानी होगी। देन बीसीजी की डोज जो होती है इंट्राडर्मल लगती है, और ये जो डोज होगी अगर बर्थ के टाइम लगाते हो तो कितनी होती है, ये होती है 0.05 ml होती है, 0.05 ml लेफ्ट अपर आर्म पे लगेगी। देन हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज होती है, बर्थ डोज का मीन होता है कि विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर, जन्म के 24 घंटे के भीतर ये लगानी जरूरी है। और 24 घंटे के भीतर जो लगाने से बेनिफिट ये होगा कि जो मैटरनल हेपेटाइटिस है तो वो जो होगा नियोनेटल हेपेटाइटिस में ट्रांसफर नहीं होगा, बच्चे में ट्रांसफर नहीं होगा।
उसके बाद 6 सप्ताह पे कौन कौन सी लगती है? ओपीवी फर्स्ट, रोटावायरस वैक्सीन फर्स्ट, आईपीवी जो कि एफआईपीवी फर्स्ट, देन पेंटावेलेंट फर्स्ट एंड देन पीसीवी फर्स्ट। ओपीवी 2 ड्रॉप होती है ओरल, आरवीवी रोटावायरस वैक्सीन 5 ड्रॉप ओरल, देन एफआईपीवी फ्रैक्शनल डोज होती है जो कि कितनी लगती है? 0.1 ml लगती है। और देन ये कहाँ लगेगी? आपके राइट आर्म पे लगेगी, राइट अपर आर्म पे आईडी लगती है रूट से। देन पेंटावेलेंट लेफ्ट मिड थाई पे लगता है 0.5 ml IM, और पीसीवी 0.5 ml IM राइट मिड थाई। पेंटावेलेंट लेफ्ट पे, पीसीवी राइट पे। देन एफआईपीवी राइट अपर आर्म पे। याद रखना ये यहां पर जब लगता है 6 वीक पे, एफआईपीवी 6 वीक पे लगता है राइट अपर आर्म पे। देन उसके बाद 14 वीक पे भी लगता है राइट अपर आर्म पे। लेकिन जब 9 मंथ में अभी जब लेटेस्ट ऐड किया गया तो इस समय ये लगता है लेफ्ट अपर आर्म पे, क्योंकि इस समय राइट पे यहाँ क्या लगता है? यहाँ लगता है आपके मीजल्स रूबेला आरवीवी सबक्यूटेनियस लगता है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि एफआईपीवी की जो थर्ड डोज होती है वो किस जगह लगती है? वो लगती है आपके लेफ्ट अपर आर्म पे 0.1 ml लगती है। ठीक है, एफआईपीवी थर्ड डोज, बूस्टर नहीं है, बूस्टर नाम नहीं है इसका। देन इनको लगाने का जो सीक्वेंस है वो अगर क्या है, तो सबसे पहले ओपीवी दी जाती है, फिर उसके बाद आरवीवी दी जाती है, उसके बाद एफआईपीवी लगाया जाता है, उसके बाद पीसीवी लगाई जाती है ना, और सबसे लास्ट में क्या लगता है? पेंटावेलेंट लगाया जाता है। जो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है उसको सबसे लास्ट में लगाया जाता है। तो ये भी याद रखिए कौन सी किस सीक्वेंस में लगाते हैं, कब पहले कौन सी देते हैं, बाद में कौन सी देते हैं। फिर 10 सप्ताह पे ओपीवी सेकंड, रोटावायरस सेकंड और पेंटा सेकंड लगती है। पेंटा में 5 होते हैं, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। देन उसके बाद 14 सप्ताह पे वही जो वापस जो 6 सप्ताह पे लगे थे वही वापस 14 सप्ताह पे इनकी डोज लगती है। ओपीवी थर्ड, रोटावायरस थर्ड, एफआईपीवी जो लगती है सेकंड डोज, पेंटा थर्ड और पीसीवी सेकंड डोज। देन 9 मंथ पे जो एफआईपीवी जिसकी अपन बात कर चुके हैं, थर्ड डोज अभी इंट्रोड्यूस की गई जनवरी 2023 के अंदर, है ना। और ये कहां लगेगी? ये आपकी लगेगी लेफ्ट अपर आर्म पे। देन उसके बाद मीजल्स रूबेला मीजल्स रूबेला की जो वैक्सीन है फर्स्ट डोज है एमआर, ये आपकी लगती है 0.5 ml सबक्यूट लगती है, और ये आपकी लगेगी राइट अपर आर्म पे। देन पीसीवी बूस्टर राइट मिड थाई पे लगता ही है। एंड उसके बाद में विटामिन ए की डोज होती है, यहाँ पर साथ में दी जाती है। 1 साल से छोटे बच्चे में जब विटामिन ए देते हैं तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml दी जाती है। और इसके साथ साथ एक और जो होती है, पांचवी चीज अगर बात करें तो इसमें होता है जेई वैक्सीनेशन, जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन है, वो भी 0.5 ml लगता है, सब क्यूट लगता है, और वहां ये लेफ्ट अपर आर्म पे लगेगा। अब लेफ्ट अपर आर्म पे 2 टीके लगते हैं, जहां पर जेई लगता है वहां पर लेफ्ट अपर आर्म पे 2 टीके एक साथ लगते हैं। और जब कभी 2 टीके एक साथ लगे तो एक ही जगह पे साइट पे लगे, तो उस टाइम उन दोनों टीकों के मध्य कम से कम 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए जब 2 टीके एक ही साइट पर लगाए जाते हैं तब। याद रखना ये सिर्फ यहां पर आता है 9 मंथ पे एक ऐसा इश्यू मिलेगा आपको। देन फिर 16 से 24 सप्ताह पे ओपीवी बूस्टर लगती है, एमआर की सेकंड डोज लगती है, डीपीटी बूस्टर फर्स्ट लगती है। देन उसके बाद यहां पर आपकी जेई सेकंड लगती है, जेई की सेकंड डोज होती है, जहां पर लग रहा है वहां पर जेई की सेकंड डोज लगती है। और जब एमआर दे रहे हो एमआर, तो विटामिन ए की जो डोज होती है वो भी दी जाती है, जो कि 5 साल तक देते हैं, हर 6 महीने के इंटरवल से देते हैं। और यहाँ पर 1 साल से बड़े बच्चे में हम उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए भी देंगे। देन नेक्स्ट जो है 5 से 6 साल में आपकी जो है डीपीटी बूस्टर लगेगा। देन 10 साल पे टीडी लगता है, 16 साल पे टीडी लगता है। ये जो है फिर आपके कहाँ लगेंगे? राइट आर्म पे, सॉरी अपर आर्म पे लगेंगे टीडी। और फिर उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर बात करें तो टीडी फर्स्ट और टीडी सेकंड पहली बार लग रहे हैं तो। और अगर 3 साल के भीतर नेक्स्ट अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो फिर एक टीडी बूस्टर लगाया जाता है। तो टीटी का कंसेप्ट कहीं भी नहीं है, आप देख सकते हैं टीटी की जगह क्या आ गया? टीडी आ गया। तो ये हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था। इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस सप्ताह पे या किस समय पर कौन से टीके लगते हैं, देन उसके बाद उसकी डोज क्या है, देन उसके बाद उसकी साइट क्या है, ये जो है इस आधार पे इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यही वही डिस्कस था जो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को, इसमें वापस से डिस्क्राइब किया हुआ है टेबल के रूप में। देन उसके बाद हम आते हैं मैक्सिमम एज फॉर वैक्सीनेशन की। ये याद रखना कि किसी भी वैक्सीन के लिए, पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए मैक्सिमम एज क्या है, कब तक अधिकतम लग सकता है।
बीसीजी होता है वो अधिकतम 1 साल तक लग सकता है। अगर जन्म के समय लगाया गया है तो उसकी डोज होती है 0.05 ml, और लेकिन 1 महीने के बाद अगर लगाते हैं हम, है ना, 6 सप्ताह जो 6 वीक पे लगाते हैं तो उसमें इसकी डोज हो जाती है 0.1 ml हो जाती है। अधिकतम आप 1 साल तक इसको लगा सकते हो। पेंटावेलेंट, FIPV, देन उसके बाद रोटावायरस और PCV, ये सारे वैक्सीन से वो 1 साल तक ही लगते हैं, 1 साल के बाद नहीं लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि अगर कोई वैक्सीन है, कोई बच्चा वैक्सीन जिसको स्टार्ट की वैक्सीनेशन, उसने वैक्सीनेशन 1 साल से पहले जस्ट मतलब 11 महीने और कुछ दिनों के बाद या 15 दिन या 20 दिन के बाद उसको पहली डोज लगी है पेंटावेलेंट की, FIPV की, RVV की, PCV की, तो आप क्या नेक्स्ट डोज कब लगाएंगे या उनको नहीं लगेगी? क्योंकि मैक्सिमम हमने कहा 1 साल तक की उम्र में लगता है। लेकिन अगर पहली डोज थी वो 1 साल के भीतर लग गई है, तो फिर उसकी जो नेक्स्ट डोज है, जो शेड्यूल्ड इंटरवल जो होता है, जो वैक्सीन का अपन पहले बात कर चुके हैं, जैसे 6 सप्ताह के बाद 10 सप्ताह था, 10 के बाद 14 था, है ना, तो हर एक जो वैक्सीन था उसका जो शेड्यूल्ड इंटरवल पहले से जो डिसाइडेड है ना, उसी इंटरवल से वापस लगेगी, 1 साल के बाद भी लगेगी। शर्त यह है कि पहली डोज है वो 1 साल से पहले लग गई हो तो। ठीक है, तो ये इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। देन OPV आपको ध्यान में, ओरल पोलियो वैक्सीन हम 5 साल के बच्चों को पिलाते हैं। मीजल्स रूबेला हम 5 साल तक के लगा रहे हैं। देन उसके बाद DPT अधिकतम 7 साल तक देते हैं, और जापानी इंसेफेलाइटिस का वैक्सीन है वो 15 साल तक की उम्र तक लगाया जाता है, और TD एडल्ट में लगता है, और हालांकि JE भी है वो एडल्ट के लिए लागू कर दिया गया है। तो ये वैक्सीनेशन की मैक्सिमम एज थी जिसका आपको ध्यान में रखना है। देन वैक्सीनेशन पॉलिसी। वैक्सीनेशन की पॉलिसी क्या है? अगर वैक्सीनेशन की पॉलिसी बात करें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ओपन वाइल पॉलिसी। आपने सुना भी होगा। ओपन वाइल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि वैक्सीन ओपन होने के बाद अगले 28 दिन तक जिसको काम में लिया जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं? ओपन वाइल पॉलिसी। ओपन वाइल पॉलिसी में कौन कौन सी वैक्सीन आती है उनकी बात करेंगे, और कुछ वैक्सीन होती है जो कि ओपन करने के बाद 4 घंटे के भीतर ही उनको काम में लेना होता है। अगर 4 घंटे के भीतर उनको काम में नहीं लिया गया, या 4 घंटे के भीतर काम में लेने के बाद बच गई, तो फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट काम में अपन नहीं ले सकते, तो उनको बोलते हैं, हालांकि कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है इसका फॉर आवर पॉलिसी, बट मैंने ये इसलिए बोला कि 4 घंटे के भीतर इनको काम में लेना होता है, उसके बाद में इनको काम में नहीं लिया जाता। अगर ये 4 घंटे के भीतर जितनी काम में आएगी या शेष बच गई तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और ये जो वैक्सीन है, BCG, मीजल्स रूबेला, रोटा वायरस वैक्सीन एंड JE, ये जो वैक्सीन है ये 4 और पॉलिसी के अंदर आती है। मीन्स जो लाइव वैक्सीन है ये आप देख सकते हैं सारी, ये जो लाइव वैक्सीन है ये किस में आ रही है? ये सारी वैक्सीन आ रही है 4 और पॉलिसी में, और ये जो वैक्सीन है वो आपकी ओपन वाइल पॉलिसी में नहीं आती। तो शेष इनको छोड़कर, इन चारों को छोड़कर जो थी वो सारी की सारी किस में आ गई? चारों को छोड़कर सारी की सारी ओपन वाइल पॉलिसी में। अब रिसेंटली RVV को इसमें से हटा लिया गया। अब रिसेंटली जो RVV है वो भी किसमें? ओपन वाइल पॉलिसी में आता है। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। RVV है वो वर्तमान में ओपन वाइल पॉलिसी के भीतर ले लिया गया। ओपन वाइल पॉलिसी, याद रखिए, ओपन वाइल पॉलिसी में इसको शामिल कर लिया गया RVV को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये रिसेंटली ऐड किया गया है। तो इन अब तीनों को छोड़कर, BCG, मीजल्स रूबेला और JE, इन तीनों को छोड़कर से सारी जो वैक्सीन है वो किस में आएगी? ओपन वाइल पॉलिसी में आएगा। मींस ओपन करने के बाद 28 दिन तक उसको काम में ले सकते हैं। जो ओपन वाइल पॉलिसी में वैक्सीन है, उस वैक्सीन पे अपन क्या करते हैं, जब ओपन करते हैं तो उसकी डेट और टाइम मेंशन करते हैं। डेट, मेनली डेट इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, क्योंकि अगले 28 दिन तक उसको काम में लेना है। और 4 ओवर जो पॉलिसी होती है उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि डेट के साथ साथ उसमें टाइम इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी टाइम के 4 घंटे बाद में ही इसको काम में ले सकते हैं, उसके ज्यादा काम में नहीं ले सकते। 4 घंटे तक ही क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि इसकी 50% पोटेंसी होती है वो खत्म हो जाती है, 50% पोटेंसी इसकी लॉस्ट हो जाती है 4 घंटे बाद में। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस होता है, वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओपन वाइल पॉलिसी और जो 4 ओवर पॉलिसी है उसमें ध्यान रखिए, जो 4 ओवर पॉलिसी है उनका VVM आप देख रहे हो कैप पे। VVM किस पे बना हुआ है? कैप पे बना हुआ है। वो वैक्सीन जो ओपन वाइल पॉलिसी में नहीं आती है उनका VVM कैप पर बना हुआ है। जैसे ही कैप हटाओगे VVM हट जाएगा।
कैप हटाते ही क्या होगा, वीवीएम हट जाएगा, इसलिए इनको अपन क्या करते हैं 4 घंटे तक ही काम लेते हैं, जिसके अंदर आपके कौन सा बीसीजी, मीजल्स, रुबेला और जेई वैक्सीन से वो आती है। आरवीवी वैसे वो आपने कहा इसको हटा लिया गया। जिन वैक्सीन के जो वीवीएम कैप पर होता है वो ओपन वाइल पॉलिसी में नहीं आती है, और जिनके जो वीवीएम है, आप ये देख रहे हैं वीवीएम जो है, वीवीएम जिनका है वो अगर साइड में है, लेबल इसका वीवीएम का साइड पर है, तो वो ओपन वाइल पॉलिसी में आती है। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, कहां पर होता है वीवीएम, है ना। वीवीएम जो आता है आपको दिखाई दे रहा है कि बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर देख रहे हैं आप, इसमें जो सर्किल है और अंदर क्या बना होता है, स्क्वायर बना होता है, और जो स्क्वायर बना होता है वो लाइट कलर का होता है, और जो आप देख रहे हैं बाहर में सर्किल है वो डार्क जो कलर है, और ये जब तक हल्का रहता है तब तक अपन क्या मानते हैं कि वीवीएम करेक्ट है। आरवीवी है वो इंक्लूड कर लिया गया, मैंने अभी बताया आपको, आरवीवी है, रोटा वायरस वैक्सीन है, वो इंक्लूड कर लिया गया है ओपन वाइल पॉलिसी में। बस ध्यान रखिए वही आरवीवी वही शामिल होंगे ओपन वाइल पॉलिसी में जिनके साइड में जो है वीवीएम, जो वैक्सीन के साइड में अगर वीवीएम बना हुआ है तो फिर ओपन वाइल पॉलिसी में है, और लेकिन अगर कैप पे बना हुआ है तो वो शामिल नहीं है। ओपन वाइल पॉलिसी वाली जो वाइल है उसको काम में लेने से पहले आपको 28 दिन तक अपन काम में लेते हैं, तो काम में लेने से पहले कुछ चीजें देखनी पड़ती है। उसमें क्या क्या है, पहली चीज ये है कि उस पर लेबल होना जरूरी है। आप जब भी यूज कर रहे हो देखिए कि वो लेबल्ड है, उसके ऊपर लेबल है वो इंटैक्ट है, लेबल के ऊपर जो वीवीएम है वो यूजेबल है। देन उसके बाद ये देखना है कि एक्सपायरी डेट तो पास नहीं कर गई। द वैक्सीनेशन इज नॉट विजिबली फ्रोजन, आपको ये देखना है कि वैक्सीन है वो जम तो नहीं गया कहीं, अगर जम गया तो काम में नहीं लेना होता है। और अगर ये वैक्सीन ओपन हो रखी है, हमारी वैक्सीन ओपन हो रखी है, तो ये देखना है कि इसका सेप्टम, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है सेप्टम है, ये सेप्टम जो है वो सेप्टम है वो लीकिंग तो नहीं हो रहा है, यहाँ से निकल तो नहीं रही, और उसके बाद इस पे डेट और टाइम है वो मेंशन्ड है। अगर डेट और टाइम मेंशन्ड है तो 28 दिन के भीतर इसको काम में लेना। याद रखना, लेबल होना चाहिए, इंटैक्ट लेबल होना चाहिए, यूजेबल वीवीएम होना चाहिए, एक्सपायरी डेट उस पर नहीं होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और वो विजिबली फ्रोजन भी नहीं होना चाहिए, और देन उसके बाद उसका सेप्टम लीकिंग नहीं होना चाहिए, और डेट एंड टाइम है वो मेंशन्ड और 28 दिन के भीतर। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जिसके अपन बात की कि ओपन वाइल पॉलिसी में जो वाइल आ रही है उसको चेक करेंगे तो अपन क्या क्या चीज देखने वाले हैं उस पर। देन इम्यूनाइजेशन, अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करें तो इम्यूनाइजेशन में दो टर्म आती है, एक तो आता है फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज एफआईसी, और एक आता है कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कवरेज सीआईसी। जो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो किसको बोलते हैं कि अगर किसी बच्चे को 1 साल तक के सारे वैक्सीन लग गए हैं तो उसको बोलते हैं फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, और अगर 2 साल तक के सारे वैक्सीन लग गए हैं तो उसमें बोलते हैं उसको कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कवरेज। ये आपको याद में रखना है। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज में अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कौन सा टीका इसमें शामिल नहीं करते, तो इसमें ओपीवी 0 डोज, देन उसके बाद हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज है, वो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज में शामिल नहीं है। अगर ये दो डोज नहीं भी लगी है तब भी क्या माना जाएगा, अगर शेष सारी डोज लगी है तो बच्चे को फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज माना जाएगा। इन दो सेम सीआईसी में भी यही है कि अगर बर्थ डोज है और 0 डोज है ओपीवी की, और हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज नहीं भी लगी है तब भी एफआईसी और सीआईसी माना जाएगा, अगर शेष सारे वैक्सीन लगे हैं तो, टाइमली लग गए हैं तो। देन उसके बाद हमारी मेजर अचीवमेंट क्या है इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, तो इसमें सबसे पहला था एलिमिनेशन ऑफ पोलियो। एक वर्ड आता है एलिमिनेशन और एक होता है इरेडिकेशन, दोनों में डिफरेंस ये है, एलिमिनेशन का मीन ये होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया से, उस पर्टिकुलर एरिया से एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर वो एजेंट वहां से, वो बीमारी वहां से मुक्त हो गया है तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। और इरेडिकेशन का मीन होता है कि कहीं भी दुनिया के भीतर, इस दुनिया में कहीं भी वो एजेंट है, वो बीमारी मौजूद नहीं है, तो वो वायरस उसका एजेंट अगर मौजूद नहीं है, बैक्टीरिया वो मौजूद नहीं है, तो उसको बोलते हैं इरेडिकेशन। तो ये डिफरेंस था। तो हमारे यहाँ से एलिमिनेशन होता है पोलियो का, इरेडिकेशन नहीं हुआ है, कंट्री पूरे वर्ल्ड से नहीं हुआ है। एलिमिनेशन ऑफ पोलियो 27 मार्च 2014 को इसका सर्टिफिकेट मिल गया था डब्ल्यूएचओ से। इसका लास्ट केस था वो कब मिला था, हावड़ा में मिला था, वेस्ट बंगाल में 2011 के अंदर मिला था। और ये देखो आप 3 साल का गैप है ना, लास्ट केस के 3 साल बाद हमें क्या मिला था, सर्टिफिकेट मिला था। तो ये है कि ये वेट भी इतने 3 साल किया जाता है कि नेक्स्ट कोई केस रिपोर्ट ना हो। अगर लास्ट केस के 3 साल बाद तक भी नेक्स्ट कोई केस नहीं मिलता है तो उसे वहां से एलिमिनेशन मान लिया जाता है। एक तो ये हमारा पोलियो का था।
दूसरा जो था वो एलिमिनेशन ऑफ मैटरनल टिटनस एंड नियोनेटल टिटनस था। मैटरनल टिटनस और नियोनेटल टिटनस दोनों का एलिमिनेशन था। ये 15 मई 2015 को एलिमिनेट कर दिया गया था, मान लिया गया था, रिपोर्टेड कर लिया गया था। लेकिन इसका सर्टिफिकेट था हमें डब्ल्यूएचओ से कब मिल गया था? जुलाई 14 2016 को इसका सर्टिफिकेट हमें मिला था। जुलाई 14 जुलाई 2016 को मिला था, याद रखिए, ठीक है। तो ये वैलिडेशन रिपोर्ट थी, दिस इज द वैलिडेशन रिपोर्ट। हालांकि केस बहुत पहले मिला है, इसके 3 साल पहले, 2016 के 3 साल पहले 2013 में लास्ट केस मिला है। लेकिन इसकी जो वैलिडेशन रिपोर्ट थी वो 15 मई 2015 को वैलिडेट कर लिया गया था, लेकिन सर्टिफिकेट था वो 2016 के अंदर दिया गया था, याद रखिएगा, ये डेट दोनों। कुछ फैक्ट हैं जिनकी बात कर रहे हैं। फैक्ट में देखिए, टी सीरीज वैक्सीन। टी सीरीज वैक्सीन कौन कौन से होते हैं? पेंटावेलेंट, देन उसके बाद डीपीटी, देन टीडी, देन उसके बाद हेपेटाइटिस बी, देन पीसीवी और देन आईपीवी। ये जो वैक्सीन है वो कौन सी है? टी सीरीज वैक्सीन है। और टी सीरीज वैक्सीन होती है कभी भी फ्रोजन नहीं करनी चाहिए, ये फ्रीज होती है, क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो ये टी सीरीज वैक्सीन कौन कौन सी है? और इनको फ्रीज नहीं करनी होती है, डोंट अलाउ टू फ्रीज, फ्रीज होती है, ये खराब हो जाएगी। देन होता है सेक टेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक टेस्ट किसको चेक करने के लिए होता है? अगर कोई वैक्सीन फ्रीज हो गई है और डाउटेड है कि ये वैक्सीन है वो सही है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए सेक टेस्ट काम में लेते हैं। देन वीवीएम आपको बताइए है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर है। देन जब आप वैक्सीन कैरियर के अंदर वैक्सीन ले जाते हैं तो उस समय जो आइस पैक काम में लेते हैं वो होते हैं कंडीशनड आइस पैक। कंडीशनड आइस पैक का मीन ये होता है कि जो फ्रीज वैक्सीन जो आइस पैक होते हैं उनको अपन बाहर निकालते हैं और कुछ देर के लिए रखते हैं। और जब रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहां पर उसके ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती है, और जब आप उसको हिलाएंगे तो क्रैकल की साउंड आएगी, मीन्स कुछ पानी है उसके अंदर पिघल गया है, बर्फ पिघल गई और कुछ पानी के रूप में हो गया है। तब वो जो वैक्सीन होता है उसको क्या बोलते हैं? कंडीशनड आइस पैक होते हैं। फिर इसके बाद इसको पोंछ लिया जाता है और ड्राई करने के बाद इसको क्या कहते हैं? अपन कैरियर वैक्सीन कैरियर में लगा देते हैं। देन कोल्ड चेन का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है। फिर जो कुछ वैक्सीन होती है इनके लिए डाइल्यूएंट, 3 जो वैक्सीन हैं वो उनके लिए क्या होता है? डाइल्यूएंट काम में लिया जाता है। मीन्स वो जो वैक्सीन होती है वो डाइल्यूट नहीं आती है, ड्राई पाउडर फॉर्म में आती है, उनको डाइल्यूट किया जाता है। तो उसके अंदर एक तो बीसीजी है, देन उसके बाद आपके मीजल्स रूबेला है, और तीसरा जेई है। जो बीसीजी है इसके लिए सलाइन वाटर काम में लेते हैं, मीजल्स रूबेला के लिए डिस्टिल वाटर काम में लेते हैं, और जेई के लिए बफर सॉल्यूशन होता है वो काम में, बफर फॉस्फेट बफर होता है वो काम में लेते हैं। ध्यान रखिए, बीसीजी के लिए सलाइन वाटर, देन नॉर्मल सलाइन जो होता है वो काम में लेते हैं, मीजल्स रूबेला के लिए डिस्टिल्ड वाटर, और जेई के लिए फॉस्फेट बफर काम में लिया जाता है डाइल्यूएंट्स के रूप में। अगर हीट एंड फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन की बात करें तो जो पहले हम बात करते हैं सेंसिटिव टू वैक्सीन, सेंसिटिव टू हीट, तो सबसे कम सेंसिटिव हीट के कौन सा है? वो है पेंटावेलेंट हेपेटाइटिस बी। ये है वो सबसे कम सेंसिटिव वैक्सीन है हीट के। लेकिन सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा होता है हीट के? वो होता है मोस्ट सेंसिटिव टू हीट द वैक्सीन बीसीजी, जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस डाइल्यूट करने के बाद में, डिसॉल्व करने के बाद में जो होता है बीसीजी होता है वो सबसे ज्यादा हीट को सेंसिटिव होता है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं ओपीवी, इनमें सीक्वेंस आएगा। सबसे कम कौन सा हीट सेंसिटिव है? पेंटा हेपेटाइटिस बी पीसीवी, उसके बाद जो उससे ज्यादा टीटी, उसके बाद बीसीजी बिना डिसॉल्व किया हुआ, देन उसके बाद डीपीटी, देन उसके बाद जेई, उसके बाद रोटा वायरस, देन मीजल्स रूबेला, देन आईपीवी, देन ओपीवी, और सबसे ज्यादा है बीसीजी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस डिसॉल्व करने के बाद जो वैक्सीन होता है। अब देखिए, बिफोर डिसॉल्व है वो यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, अगर डिसॉल्व कर दिया उसके बाद सबसे ज्यादा जो होता है हीट सेंसिटिव होता है, मींस जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये वैक्सीन खराब होते जाएंगे। नॉर्मली इनको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे कहाँ रखते हैं अपन? इनको अगर आईएलआर में रखना है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। देन सेंसिटिव टू फ्रीज, कुछ वैक्सीन होते हैं वो जमने पर खराब हो जाते हैं। उसके अंदर सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, जैसे ही जम गया वो फ्रीजिंग के बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और सबसे कम होता है वो टीटी जो होता है, टीटी की जगह आजकल जो हम बात करते हैं टीडी, है ना, टीडी जो होता है वो सबसे कम फ्रीज सेंसिटिव है। और सबसे ज्यादा जो फ्रीज सेंसिटिव वाले वैक्सीन है उसमें कौन सा है आपका? हेपेटाइटिस बी है। कुछ वैक्सीन होते हैं वो किसके होते हैं? लाइट सेंसिटिव होते हैं। कुछ वैक्सीन लाइट के सेंसिटिव होते हैं, उसके अंदर आपके स्पेशली मीजल्स रूबेला और बीसीजी, बीसीजी और मीजल्स रूबेला वैक्सीन है वो लाइट सेंसिटिव है, मींस उस पर लाइट पड़ेगी तो वो खराब हो जाएंगे। इसीलिए ये वैक्सीन होती है वो एम्बर कलर की आती है, मींस उस पर डार्क कलर की वैक्सीन आती है, वाइल जो होती है उसकी
डार्क कलर की होती है। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है हीट के, कौन सा फ्रीज के सेंसिटिव है, कौन से लाइट सेंसिटिव है। आप यहां से इस आइस पैक पे रखे हुए देख सकते हैं, ये एक आइस पैक है। इस आइस पैक पे आपको दिख रहा है एक मीजल्स रूबेला की वैक्सीन दिख रही है, ये आप देख सकते हैं, ये मीजल्स रूबेला के एम्बर कलर की है। और एक आपको बीसीजी वैक्सीन दिख रही है, ये भी एम्बर कलर की है। ये दोनों जो वैक्सीन है वो कहाँ रखी हुई है, ये दोनों वैक्सीन जो आइस पैक होता है उसके अंदर पिट गड्ढे बने हुए उसके अंदर रखी हुई है, दोनों उस गड्ढे के अंदर रखी हुई, मीजल्स रूबेला और बीसीजी की। ये लाइट सेंसिटिव भी है, ये लाइट सेंसिटिव है, इस गड्ढे के अंदर रखने का एक पर्पज ये भी है। दूसरा क्या है, ये आप देख सकते हैं कि एम्बर कलर की है, ये लाइट सेंसिटिव होती है। शेष इसके ऊपर क्या रखा है, जेई की वैक्सीन रखी है, रोटा वायरस की रखी है और ओपीवी रखी है। ये पांचों की पांचों वैक्सीन कौन सी है, लाइव वैक्सीन है। और लाइव वैक्सीन है वो हीट से जल्दी खराब होती है, ये हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। और इसके जो साइड में रखी है वो कौन सी है आपकी, वो आपकी जो वैक्सीन हैं वो सारी की सारी फ्रिज सेंसिटिव है। इसमें आपके टीटी की जगह टीडी हो गया, देन आईपीवी, देन डीपीटी, देन पेंटावैलेंट और लास्ट में नीचे पीसीबी है। ये जो 5 वैक्सीन है। अब आप देख सकते हैं कि वैक्सीन कितनी है, अगर हम देखेंगे तो वैक्सीन जो चल रही है वो हमारी चल रही है, वैक्सीन चल रही है वो 10 है। 5 जो आपको दिख रही है ये वैक्सीन, ये कौन सी है, ये 5 तो आपकी जो है वो हीट सेंसिटिव है। और 5 है ये आपकी जो साइड में रखी है, ये आपकी फ्रिज सेंसिटिव है। तो हमारे पास वैक्सीन तो कितने हैं, 10, और बीमारियां कितनी रुकती है, 12। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 वैक्सीन चल रही है, राजस्थान में जेई नहीं चल रहा, तो राजस्थान में 9 ही है। तो आपको ये पूछे कि कौन सी आइस पैक पर रखी जाती है, तो ये 5 वैक्सीन 2 पिट के अंदर 3 इसके ऊपर रखी जा रही है। अगर जेई का ऑप्शन नहीं है राजस्थान के लिए तो वो जेई का शायद राजस्थान में क्वेश्चन ना आए, तो इसलिए जेई का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। देन वीवीएम की हम बात कर रहे हैं, वीवीएम की 2 कैटेगरी, फर्स्ट और सेकंड। वीवीएम का था, हमने कहा था बार सर्किल होता है, अंदर स्क्वायर होता है, स्क्वायर हल्के कलर का होता है। जब तक जो स्क्वायर रहता है वो हल्के कलर का रहता है तब तक ये यूजेबल है, मींस फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी यूजेबल है। जैसे ही इसके इक्विवेलेंट हो गया और या फिर इससे ज्यादा डार्क हो गया तो उसके बाद थर्ड और फोर्थ कैटेगरी तो इसको यूज नहीं करते हैं वीवीएम को। देन सेक टेस्ट की जो बात की थी अभी, कि जो डाउटेड वाइल होती है फ्रीज हो गई है, पूरा का पूरा जो बैच होता है वैक्सीन का, मींस पूरी एक लॉट आया वैक्सीन का, वो जो डाउटेड होती है तो उसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, सेक टेस्ट काम में लेते हैं। तो सेक टेस्ट के लिए पहले क्या करते हैं, एक वैक्सीन जो कि सही है जो कि सही है, स्टोर की हुई वैक्सीन है, उस वैक्सीन को अपन लेते हैं और उसको पहले फ्रीज किया जाता है। 24 घंटे तक उसको फ्रीज कर देते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फ्रीजर में रख के, है ना, डीप फ्रीजर में रख के -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 घंटे तक उसको फ्रीज किया जाता है। मीन्स आपको उसको खराब करना है, ये डेफिनेटली मान के चलना है कि उसको वो हमारी जो होगी वो डीप फ्रीज होकर क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वो कौन सी होगी, उस वाइल को बोलेंगे कंट्रोल वाइल। और जो पूरा बैच जिसमें से आपको डाउट है उसमें से एक वाइल लेते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट वाइल। इन दोनों वाइल को क्या करते हैं, अब आप इसको अलाउ कर देते हैं, खुद कुछ देर तक बाहर रखते हैं, रूम टेम्परेचर में रखते हैं, तो ये पिघल जाती है, जो जमी हुई थी वो क्या हुई, अब पिघल गई। अब पिघलने के बाद इन दोनों वैक्सीन को क्या करते हैं, 10 से 15 सेकंड के लिए दोनों अंगुली में इस तरह से पकड़ के क्या करते हैं, उनको अच्छे से शेक करते हैं, हिलाते हैं इस तरह से ना। जब शेक किया आपने इसको पकड़ के इस तरह से मूव किया, हिलाया, और 10 से 15 सेकंड तक शेक करने के बाद इसको अपन क्या करते हैं, रख देते हैं। जब रखते हैं तो इसके बाद इसमें से जो कण होते हैं इसको अपन सेडिमेंट होते हुए, सेटल होते हुए देखते हैं, इनमें से इनके कणों को सेटल होते हुए देखते हैं। जब जो हमारी टेस्ट वाइल है ना, इस पर मेंशन होता है टेस्ट वाइल और कंट्रोल वाइल। जो टेस्ट वाइल है उसके कण अगर धीरे जम रहे हैं बजाय दूसरी कंट्रोल वाइल के, है ना, इसके कण है बहुत धीरे, अभी तक पूरे सेडिमेंट नहीं हुए, अगर धीरे जम रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी वाइल है वो सही थी, और जो तेजी से जम रहे जिसको हमने कंट्रोल वाइल बनाया था, तेजी से जिसको सेटल डाउन हो गए, वो हमारी क्या होती है, वैक्सीन खराब हो चुकी थी ऑलरेडी। तो वो हम क्या मानते हैं कि ये जो हमारी उस जिसमें धीरे सेडिमेंटेशन हो रहा है, स्लोअर सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी वैक्सीन है वो सही है, करेक्ट है। अगर इसके विपरीत, अगर हमारी जो टेस्ट वाइल है जो कि कंट्रोल वाइल के उसके इक्विवेलेंट है, वो जम रही है सेडिमेंटेशन, या उससे भी रैपिडली सेडिमेंटेशन हो गया, तेजी से या नीचे आके जम गया, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारी जो टेस्ट वाइल है जो है वो खराब है, मीन्स पूरा बैच खराब है, उसको अपन यूज नहीं करना होता है। फिर जो लास्ट में आता है कि ये वैक्सीन जब आईएलआर में रखी जाती है
तो ILR में किस तरह से रखी जाती है, कौन सी वैक्सीन सबसे नीचे होती है, कौन सी सबसे ऊपर होती है। तो इसमें एक जो मेनोमिक है वो याद रखना है आपको, ओ मेरे भगवान रोज तुम्हारी दया इसी प्रकार प्रतिपल हमको दीजिए। ओ से मीन्स होता ओपीवी, मीन्स सबसे नीचे ओपीवी है। देन मेरे मीन्स मीजल्स रूबेला, उसके बाद हम क्या रखते हैं ऊपर, ओपीवी के ऊपर रखते हैं मीजल्स रूबेला। देन भगवान मीन्स बीसीजी, बीसीजी से हम उसके ऊपर रखते हैं, फिर उसके ऊपर रखते हैं रोटा वायरस मीन्स रोज से रोटा। देन तुम्हारी से टीडी है ना, टीडी जो होता है उसके बाद टीडी वैक्सीन रखते हैं। दया, दया से डीपीटी, और उसके साथ ही साइड में क्या रखते हैं आपको, एफआईपीवी रख लेते हैं, मीन्स इसी प्रकार आईपीवी मानते हैं इसको है ना, आईपीवी। देन उसके बाद प्रकार, प्रकार से आपका पीसीवी, और प्रतिपल से पेंटा है ना, तो पेंटा और जो पीसीवी दोनों बराबर साथ में रख ली। देन उसके बाद हमको हेपेटाइटिस बी, और को से जो कोविड की वैक्सीन थी वो भी हम क्या रख रहे थे, हेपेटाइटिस के साथ ही रख रहे थे। एंड सबसे ऊपर हम क्या रखते हैं, डायलुएंट रखते हैं, दीजिए डायलुएंट। तो ये आप एक मेनोमिक याद रखेंगे तो आपको सारी सीक्वेंस है वो याद रह जाएगी, कौन सी वैक्सीन नीचे जम रखनी होती है, कौन सी उसके बाद ऊपर रखनी होती है। जब वैक्सीनेशन हो गया, टीके लग गए, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, कुछ की मैसेज होते हैं वो देते हैं उस बच्चे के जो पेरेंट्स और साथ में जो अटेंडर है उसको की मैसेज देते हैं। पहला मैसेज होता है कि व्हाट, जो 4 की मैसेज होते हैं। पहला मैसेज होता है व्हाट वैक्सीन वाज गिवन एंड व्हाट डिजीज इट प्रिवेंट्स, कि आज कौन से टीके लगे और ये कौन सी बीमारियों से रोकने का काम करेंगे। नेक्स्ट, इन टीके लगने की वजह से क्या क्या माइनर जो इवेंट्स, माइनर एडवर्स इवेंट है, जैसे कि बुखार होगा, वहां पर हल्का दर्द होगा, ये सारी चीजें होगी, तो ये रेडनेस होगी, तो ये सारी चीजें वहां पर उसको बतानी है कि ये कौन कौन से माइनर इवेंट्स होंगे, और उसके लिए हमें उसको डील कैसे करना है। उसके लिए हम पीसीएम की जो सिरप होती है या गोली देते हैं, या फिर उसके बाद उसको वहां पर जो होती है आइस एप्लीकेशन के लिए बोलते हैं। तो ये हमें वहां पर बताना होगा कि माइनर इवेंट्स क्या होंगे और उसके बाद उसको डील कैसे करेंगे। देन उसके बाद होता है कि व्हेन एंड वेयर कम फॉर द नेक्स्ट विजिट, अगला टीका कब लगेगा और इसके लिए कहां जाना है आपको। और लास्ट होता है कि आपको एमसीपी कार्ड जिस पे आपने एंट्री की है, मैटरनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, ममता कार्ड, उसको सेफ रखना है, और जब भी आप नेक्स्ट वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो आप इसको क्या करेंगे, साथ में लेके जाएंगे। तो ये 4 की मैसेज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक और मैसेज ऐड किया था जो कि सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट का था, 5वां मैसेज, वो सीड्स के लिए था है ना, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम था, उसको रोकने के लिए। वो ये था कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के बाद सडन उसको जो है तो सीधा नहीं लेटाएं, क्योंकि एस्पिरेट करके हो सकता है बच्चे में कई बार डेथ हो जाती है, तो बच्चे को उल्टा लेटाने के लिए कहा गया था। तो ये जो मेनली जो वो है वो हमारे 4 ही मैसेज है। तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वो कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगेगा। इसमें वो सारे फैक्ट है मैंने इंक्लूड किए हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम। और इसके साथ टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया हुआ है, उसको वहां से ज्वाइन कीजिए। वहां से आपको इसका एडिशनल मटेरियल है, इसके बारे में जो FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो इसके साथ में आपको सब प्रोवाइड करवाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।